रंगी तब तक जब तक दृष्टि ठीक काम करे। नजरिया ठीक हो तो बहुरंगी हो जाए जीवन। अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि दुनिया वैसी ही है जैसी हमें दिखाई देती है, पर सच तो ये है कि ये पूरी तरह हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारी आंखें तो बस 7 रंग ही देखती हैं, पर जब हमारा नजरिया सही होता है तो यही साधारण सा जीवन अनगिनत रंगों से भर जाता है। तो मनु महाराज के इस अद्भुत काव्य संग्रह के दूसरे भाग के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंसानी फितरत और मानवीय स्वभाव की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर निकलने वाले हैं। इन कविताओं के जरिए हम जीवन की उलझनों को बहुत ही आसान और सीधे तरीके से डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, ये चर्चा हमें अपने ही भीतर गहराई से झांकने पर मजबूर कर देगी। आज के हमारे सफर के 5 अहम पड़ाव हैं। पहले हम बात करेंगे जीवन के नजरिए पर, फिर समझेंगे सच्ची और कच्ची मित्रता का फर्क। इसके बाद हौसला और निरंतर मेहनत, फिर कर्म, अहंकार और पतन, और आखिर में मौन और आत्मशांति पर विचार करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला विषय है जीवन का नजरिया, यानी हमारे देखने और समझने का तरीका। अब पीसा की झुकी हुई मीनार के उदाहरण को ही ले लीजिए। मीनार झुकी है, पर उस खूबसूरत आसमान के साथ मिलकर एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। कवि का कहना बिल्कुल साफ है, हमारी आंखें सिर्फ एक भौतिक सतरंगी दुनिया देखती हैं, लेकिन अगर हमारा नजरिया यानी हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाए तो यही जीवन सचमुच बहुरंगी हो जाता है। मायने ये है कि जिंदगी में असली रंग बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों से आते हैं। और नजरिए की ही बात करें तो एक अकेली रखी हुई कॉफी की प्याली भी एक बहुत ही कमाल की व्यावहारिक सीख दी जाती है। कविता कहती है, मतलबी दुनिया से कुछ पाने की तमन्ना नहीं थी, इस तरह मैंने अपनी खुशियों को अपनी ही रखी थी। कितनी पते की बातें हैं ना। हम अक्सर अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में थमा देते हैं। इस लेन देन वाली दुनिया में खुश रहने का सबसे बढ़िया नजरिया यही है कि दुनिया से फालतू की उम्मीदें लगाना छोड़ दें और अपने अंदर की शांति को बचा कर रखें। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ, जो है सच्ची और कच्ची मित्रता, रिश्तों की असलियत। इस हिस्से में हम 2 बिल्कुल अलग तरह के रिश्तों को तौलने वाले हैं। एक तरफ वो रिश्ते जो आज के दौर में बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, और दूसरी तरफ वो निस्वार्थ प्रेम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर है। इस शानदार रूपक पर गौर कीजिएगा। दुनिया से यारी है इतनी, पानी की तेल से हो जितनी। एकदम सटीक बात कही गई है। जैसे तेल और पानी एक ही बर्तन में रहते तो हैं, पर कभी एक दूसरे में मिलते नहीं, हमेशा अपनी एक अलग बाउंड्री बनाए रखते हैं। आज के दौर की ज्यादातर दोस्तियां भी तो कुछ वैसी ही हो गई हैं। लोग साथ हैं, बातचीत है, पर दिलों के बीच एक न दिखने वाली दीवार खड़ी है। वो बस साथ मौजूद हैं, पर कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा आदर्श हमारे सामने है, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। एक राजा और एक रंक, पर दोनों का दिल कितना विशाल। यह हमें सिखाता है कि दोस्ती किसी की हैसियत या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि रूह के सच्चे जुड़ाव से होती है। जब मन से सारा अहंकार निकल जाए, कोई डर ना हो, कोई मतलब ना हो, बस तभी कृष्ण और सुदामा जैसी मिसाल बनती है। दोस्ती के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समेटते हुए एक बहुत ही साफ और सीधा संदेश दिया गया है। दूर खड़े रह समस्या बताने से अच्छा है मित्रों, समाधान का हिस्सा बनने को कदम बढ़ाओ। असल में एक सच्चा दोस्त वो थोड़ी है जो दूर से खड़े होकर बस कमियां गिनाए या समस्याएं बताए। सच्चा दोस्त वो है जो आगे बढ़कर उस मुश्किल को सुलझाने में हाथ बटाए। एक साफ पानी का ग्लास इसी पारदर्शी और सच्ची नीयत का प्रतीक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की ओर, जो है हौसला और निरंतर मेहनत। गिरो तो फिर उठो, यूं हौसला नहीं तोड़ो, कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ उगना नहीं छोड़ो। प्रकृति का ये उदाहरण अटूट संकल्प को क्या गजब तरीके से समझाता है। प्रकृति से बड़ा गुरु आखिर कौन है? क्या कुल्हाड़ी से कट जाने के डर से कोई पेड़ बढ़ना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। यही प्रकृति का नियम है और यही इंसानी जज्बा होना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, आपको गिराने की पूरी कोशिश करेंगी, पर हमारा काम है अपनी जड़ों को मजबूत करना और फिर से डटकर खड़े हो जाना। इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कीचड़ को कोसने से कुछ ना होगा, मेहनत करके कमल खिला दो यारों। हम में से कितने लोग अक्सर अपनी खराब परिस्थितियों या आसपास की नेगेटिविटी को, जिसे यहां कीचड़ कहा गया है, बस कोसते रहते हैं। पर क्या शिकायत करने से कीचड़ साफ हो जाता है? बिल्कुल नहीं।
कीचड़ की सार्थकता तो तब है जब हम उसमें अपनी मेहनत के बीज बोएं और एक शानदार कमल की तरह खिलकर दिखाएं। तो फिर कामयाबी मिलती कैसे है? रोशनी से चमकते एक ताले का उदाहरण इसका बड़ा ही खूबसूरत जवाब देता है। जिंदगी का दरवाज़ा खुलता है समय पर, इसकी चाबी आपकी मेहनत है। ये विचार कितना संतुलित है। ये हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। पर साथ ही ये भी साफ कर देता है कि जब वो सही वक्त आएगा तो दरवाज़ा खुद ब खुद नहीं खुलेगा। उसे खोलने के लिए आपकी लगातार मेहनत वाली चाबी तो लगानी ही पड़ेगी। अब हम चर्चा के सबसे गंभीर और चौथे पड़ाव पर आते हैं, कर्म, अहंकार और पतन। जरा इस विचार को सुनिए। हर एक बड़े अहम वाला कान का छोटा होता है, न करे भरोसा किसी पे फिर अकेला ही रोता है। ये एक अहंकारी इंसान की एकदम सटीक मनोवैज्ञानिक तस्वीर है। जिस इंसान का ईगो बहुत बड़ा हो जाता है ना, उसके कान अक्सर छोटे हो जाते हैं। मतलब वो किसी की सुनना ही नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है, जब हम किसी की सुनते नहीं, किसी पे भरोसा नहीं करते, तो आखिर में पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। अहंकार इंसान को भरी भीड़ में भी बिल्कुल अकेला कर देता है। यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझाई गई है कि घमंड हमेशा कुछ पल का मेहमान होता है। जिनको अपने होने पे गुमान था, आज इतिहास में भुला दिए गए। दहाड़ते जो शहर में सिंह बनके तस्वीर में लटकर माला पहने हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल और कड़वा सच है। आज जो लोग पैसे, पावर या कुर्सी के नशे में खुद को शेर समझते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि समय का पहिया सबसे ताकतवर है। आखिर में हर कोई बस एक दीवार पे टंगी हुई तस्वीर और उस पे चढ़ी माला ही बन के रह जाता है। इतिहास किसी के भी ईगो को याद नहीं रखता। और यही कर्म का वो शाश्वत नियम है जिसे यहां बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया गया है। तुम्हारे असीम जुल्मों की बस यही सजा है जालिम, एक चींटी तुझे काट खाए और तू कुछ न कर पाए। ये बात जितनी शांत लगती है, इसका असर उतना ही गहरा है। दुनिया का कोई भी तानाशाह, कोई भी ताकतवर इंसान अजेय नहीं है। कुदरत का न्याय देखिए, एक बहुत बड़े अत्याचारी को एक छोटी सी चींटी भी धूल चटा सकती है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। कर्म और दुनियादारी के इस भारी भरकम जाल से बचने के लिए कवि ने हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और हल्के फुल्के नियम दिए हैं। पहला नियम, दूसरों की कमियों पर पीएचडी करने से पहले खुद के सुधार पर ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए। मतलब अपनी गलतियों को सुधारना सबसे पहला काम होना चाहिए। और दूसरा नियम, हर राह चलते इंसान से रास्ता मत पूछिए, क्योंकि गुमराह करने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वो भी इसी दुनिया में रहते हैं। यह हमें एक बहुत ही तीखी समझदारी देता है कि हमें अपनी अंदर की आवाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और अंतिम विषय पर, मौन और आत्मशांति। इस कविता की शांति को बस महसूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे पंछियों का लौट के आना शाम को खुशनुमा कर देता है, वैसे महाकाल की धुन लगाना जीवन को सार्थक कर देता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब पंछी अपने घोंसले में लौटते हैं तो वो सुकून अलग ही होता है। ठीक वैसे ही जिंदगी की इस आपाधापी के बाद जब हमारा मन ईश्वर के ध्यान या आध्यात्मिक शांति में लीन होता है, तो हमारी आत्मा को उसका असली घर मिल जाता है। और सच कहें तो यही वो चीज़ है जो जीवन को असली मायने देती है। पर ये सुकून, ये शांति तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर के बोझ को थोड़ा हल्का करें। यूं न दूर दूर रहो, आओ पास बैठो, सारे पर खोल दो, होले से उड़ चलो। बादलों के ऊपर उड़ान भरने के इस विचार से ये समझाया गया है कि जब तक हम अपने अनकहे दुखों को, अपने छिपे हुए दर्द को अपनों के साथ बांटते नहीं, तब तक हम उड़ान भर ही नहीं सकते। दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन हमें आत्म शांति के बादलों के पार ले जाता है। और इसी के साथ हम इस बहुत ही गहरे और अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। अक्सर समाज में माना जाता है कि अगर कोई इंसान बिल्कुल चुप है तो पक्का उसके अंदर कोई बड़ा तूफान उबल रहा है। लेकिन यह विचार हमें एक एकदम नया नजरिया देता है। हर बार शांति किसी तूफान का संकेत हो जरूरी नहीं। कई बार मन की संतुष्टि से भी मनुष्य शांत रहता है। पानी से भरे एक शांत ग्लास की तरह जब हम अपनी जरूरतों, इच्छाओं और दुनिया की इस अंधी दौड़ को समझकर उनसे ऊपर उठ जाते हैं, तो जो मौन जन्म लेता है वो कोई तूफान नहीं बल्कि परम संतुष्टि होती है। तो इसी विचार के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या किसी इंसान की खामोशी हमेशा आने वाले तूफान की आहट होती है, या फिर ये उस सच्ची आत्म शांति का सबूत है जिसे उसने अपनी मेहनत और सही नजरिए से हासिल किया है? इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।
इस शानदार काव्य संग्रह के दूसरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसे ही गहरे और बेहतरीन विचारों के साथ।